आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो झारखंड के जो भूगोल के जो पीटी के प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम झारखंड से है। तो पहला है अजय नदी, दूसरा कन्हर नदी, तीसरा सोन नदी, चौथा फल्गु नदी। तो ये इसका जो सही उत्तर है चौथा फल्गु नदी, जो कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसे लीलाजन नदी भी कहा जाता था। और ये बोध गया में जो है मोहना से फिर मोहर से मिलती है। और इस फल्गु नदी का जो है धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, यहाँ पिंडदान किया जाता है। और ये झारखंड से बिहार की तरफ यानी उत्तर की दिशा में बहती है। और अगर अजय नदी को ले लें तो ये मुंगेर से इसका उद्गम है, जो बिहार के मुंगेर से है। फिर ये देवघर में प्रवेश करते हैं जमुई होते हुए। फिर कन्हर नदी जो है वो सरगुजा जो छत्तीसगढ़ है वहाँ से निकलती है। उसके बाद जो हमारा गढ़वा का जो भंडरिया ब्लॉक है वहाँ से ये झारखंड में प्रवेश करती है। उसके बाद जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलती है और पलामू में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार जो ये पॉकेट है, इस प्रकार के जो भूगोल के जो नदियों से संबंधित, उसके मार्ग से संबंधित और बॉर्डर शेयरिंग से संबंधित जो प्रश्न है उसको जानना बहुत आवश्यक है। और ये पॉकेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि कौन सी नदी कहाँ मिलती है या कहाँ से उसका उद्गम है, या कौन सा बांध बनाती है, कौन सा जलप्रपात है, या उसमें कौन से अभयारण्य है, या कौन से नेशनल पार्क है उसके साइड में, या कौन से सिटीज़ उसके सटे हुए हैं। तो इसको आपको जानना है। इसको आप मैप स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ आपको जो है 3 से 4 प्रश्न आप इस प्रकार के सॉल्व कर सकते हैं पीटी के। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा फल्गु नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस प्रकार के लाह का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो पहला बैसाखी लाह, दूसरा केतकी लाह, तीसरा जेठवी लाह और चौथा अगहनी लाह। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है, वैसाखी लाह। चूँकि ये परंपरागत नाम है और झारखंड जो है लाह के लिए भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। और जैसा मैंने पहले अपने लेक्चर में बताया कि ब्रिटिश काल में ही जो है 1926 में ही यहाँ पर जो है लाह और रेजिन का जो है अनुसंधान का केंद्र बनाया गया, जिससे ICAR ने भी AR ने भी टेक ओवर किया। और इसके अंतर्गत जो वैसाखी लाह है, जैसा मैं बता रहा था कि इसका जो योगदान है वो 82% है। तो ये अप्रैल से मई के बीच में होने वाले वैसाखी लाह है, जो वैसाख जो महीना है। इसके बाद जो इसका सेकेंड अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम देखें तो जो 14% है वो कतकी यानी केतकी लाह का है, जो कि जून से जुलाई के बीच में होती है। और तीसरा जो है वो अगहनी है, जो कि नवंबर यानी नवंबर दिसंबर जाड़े में होता है। और जो अंतिम जो सबसे योगदान है, जो सबसे कम मात्रा में, वो जेठवी है, अर्थात वो जो है मई से जून के बीच में जो जेठवी लाह है वो कम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बैसाखी लाह है, जो अप्रैल से मई के बीच में होता है। और इसके लिए एक भूगोल के अनुसार एक शर्त है कि इसे अच्छा तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये होस्ट वृक्ष पर होता है। और इसके अंतर्गत जो है आप पाएंगे कि अधिकतर कुसुम है, पलास है, साल है, ऐसे वृक्षों पर जो है ये कीट अपने स्राव करता है और उससे हम खरोच के निकालते हैं। और 12 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान चाहिए। और समुद्र तल से यानी 250 से 300 मीटर समुद्र तल से ऊंचा स्तर होना चाहिए। और वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर पानी होनी चाहिए। तो इसके लिए आदर्श दशा है। आप देखिएगा कि जो रांची, खूंटी, हजारीबाग, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की आदर्श दशा है, तो इसका उत्पादन भी बहुत होता है। तो इसका जो पहला आंसर है, इसका ऑप्शन है वैशाख लाह, उसका सही उत्तर है। तो लाह से जो है आपको इर्द गिर्द लाह से आपको आप देखिएगा उसके इर्द गिर्द हो तो हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि झारखंड को जिस खनिज के लिए जाना जाता है या किसी वन संसाधन के लिए जाना जाता है, चाहे वो तसर के लिए हो,
लौह के लिए हो, कोयला के लिए हो। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत रहती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कौन सा स्थान रामसर आर्द्र भूमि के सबसे योग्य मानक को पूरा करता है। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का प्रश्न है। इसका जो पहला उत्तर है वो उधवा है, दूसरा पालकोट, तीसरा पारसनाथ, चौथा लवालौंग। तो इसका सही उत्तर पहले मैं बता देता हूँ कि वो उधवा है, जो उधवा साहिबगंज में एक स्थान है, बर्ड सेंचुरी है, लेक भी है। तो ये जो रामसर आर्द्र भूमि है, जो कि भारत में 42 रामसर आर्द्र भूमि है, 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान में, जो विश्व में जितने भी आर्द्र भूमि है उसका एक अपना जैव विविधता के दृष्टिकोण से एक महत्व है, और हमारे जैव मंडल में भी इसका एक विशेष महत्व है। तो इसको संरक्षण करने के लिए चिन्हित किया गया। तो भारत में इसके लिए जो है 42 जो है ऐसे स्थान है। रिसेंटली जो काबरताल बिहार में है उसको भी चुना गया है रामसर के अंतर्गत। तो झारखंड में हमें जानना है कि वैसा कोई भी स्थान नहीं जो कि रामसर आर्द्र भूमि के रूप में हो। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है कि उसके सबसे करीब है, यानी योग्य मानक को पूरा करता है। तो उधवा का अगर आप ले साहिबगंज, क्योंकि गंगा नदी वहाँ करीबन 40 से 45 किलोमीटर बहती है, तो उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे लेक हैं, और वहाँ बर्ड सेंचुरी भी है, फॉसिल पार्क भी है। तो ऐसे में वहाँ जैव विविधता बहुत अच्छी है, और वो दलदली भूमि का इलाका भी है। तो ऐसे में ये आने वाले समय में हो सकता है कि झारखंड में उधवा जो है वो रामसर के रूप में चयन हो, अगर यहाँ के प्रशासक हो या यहाँ के नेतागण चाहें तो इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस प्रकार के आर्द्र भूमि अगर वो नोटिफाइड हो जाए तो इसके संरक्षण के लिए काफ़ी राशि भी आती है, कभी आधारभूत संरचना भी आती है, ताकि इसका विकास हो। तो विश्व में और भारत में इस प्रकार के जैसे जितने भी स्थल हैं वो एक प्रकार से जैव विविधता को बढ़ाती हैं। वहाँ काफ़ी जीव जंतु होते हैं, साथ ही वो एक प्रकार से वहाँ वनों की भी सघनता होती है, मैंग्रोव भी होते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत उसका एक अपना विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार की आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ जो उधवा है वो इसके लिए काफ़ी करीब है। ऐसे झारखंड में बहुत से इस प्रकार के वेटलैंड हैं, नमभूमि क्षेत्र हैं, लेकिन उधवा जो है थोड़ा सा बड़ा है और उसका एक अपना राष्ट्रीय महत्व भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला उधवा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में लहसुनिया यानी कैटसाई पत्थर मिलता है। तो पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा रांची, चौथा हजारीबाग। तो इसका जो है सही उत्तर है दूसरा पूर्वी सिंहभूम, क्योंकि जो पूर्वी सिंहभूम का जो उड़ीसा से सटा हुआ हल्दी पोकर का क्षेत्र है वहाँ जो है ये कैटसाई, तो ये लहसुनिया कैटसाई जो है ये एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है जो कि जेम्स स्टोन की श्रेणी में होता है। झारखंड में सिर्फ अयस्की नहीं, काफ़ी सारे जेम्स स्टोन भी पाए जाते हैं, जिसमें कि गोमेद है, स्फाटिक है, नीलम है। तो यहाँ जो कैटसाई है वो बिल्ली की आँख की तरह प्रतीत होता है। आप देखिएगा कि जो लोग काफ़ी संकट में होते हैं तो धार्मिक महत्व के रूप से गुरुवार या शनिवार को इसका धारण मध्यमा अंगुली में करते हैं, जो कि 5वें भाव को प्रदर्शित करता है। 4 से 7 रत्ती जो है कैटसाई वो धातु में पहनते हैं अंगूठी के रूप में, और ये बिल्ली की आँख की तरह दिखता है। यानी काला, नीला, हरा, भूरा इस रूप में वो कांच की तरह आपको प्रतीत होता है, और इसका काफ़ी मात्रा में जो है झारखंड में देखने को मिलता है कि तस्करी भी होती है। क्योंकि इसके लिए बहुत से इसको संरक्षण देने के लिए बहुत ऐसे कम मानक हैं, कम ऐसे संस्थान हैं, इसको कार्य किया जा रहा है। बहुत ओपन तरीके से देखा जाता है कि यहाँ इसकी तस्करी होती है, उसका अवैध माइनिंग भी होता है। झारखंड में इस तरह के जेम्स जो है वो भरे हुए हैं। अगर आप देखें कि स्फटिक जो है तो देवघर में स्फटिक जो है वो काफ़ी मात्रा में मिलता है। नीलम जो है उसके लिए कोडरमा हजारीबाग का क्षेत्र, बेसिकली जो महंगा नीलम है वो कोडरमा में बहुत अधिक मिलता है। उसकी सघनता बहुत अच्छी है, वो उसकी गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी है। फिर पन्ना आप देखें
तो पन्ना जो है घाटशिला में, फिर कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र में बहुत मिलता है। फिर गोमेद आप ले लें जो कि काफ़ी महंगा जेमस्टोन है, वो पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। तो इस प्रकार जो माइंस ब्यूरो है वो अपने रिपोर्ट में इस प्रकार के तथ्यों को प्रकाशित करता है, और ये ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इस प्रकार के तथ्यों को जानना जरूरी है। आमतौर पर पुस्तकों में ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन आप साइट में जाके या अच्छे मानक भूगोल की पुस्तकों को पढ़ के इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो लहसुनिया का जो संबंध है वो दूसरा ऑप्शन पूर्वी सिंहभूम सही है। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी पायरोनिक्स युक्त खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी पायरोक्सिन युक्त खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यह किस प्रकार का खनिज है, यानी पायरोक्सिन जो है वो किस प्रकार का खनिज है? तो पहला क्वाजाइट, दूसरा यूरेनियम ग्रुप, तीसरा मोनोजाइट ग्रुप, चौथा तांबा। तो इसका जो सही उत्तर है पहला क्वाजाइट। तो ये आगेने और रूपांतरित सेल में एफिनॉल समूह के रूप में प्राप्त होता है, जो कि प्रिज्मीय छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होता है। और ये जैसा मैंने बताया कि क्वाजाइट ग्रुप का है, तो कांच की तरह प्रतीत होता है, काला, हरा, भूरा इस रूप में ये पाया जाता है। तो आपको आसानी होगी कि पारसनाथ की जो पहाड़ी की तलछटी, तो नाम से आप देखिए कि पारसनाथ है तो पायरोक्सिन आप उसको जान सकते हैं, याद कर सकते हैं इस प्रकार के। तो ये क्वाजाइट प्रकार के, आप पहाड़ की तलछटी अगर घूमने जाएंगे पारसनाथ गिरिडीह में, तो आपको ये ऐसे भी आपको इसके कच्चे रूप को आप देख सकते हैं। तो इसका जो पहला उत्तर है क्वाजाइट वो सही है। अगला प्रश्न है कि बान पहाड़ एवं हिरही पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला लौह, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा तांबा, चौथा सोना। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा चूना पत्थर है, क्योंकि जो झारखंड में आप देखें कि जो सीमेंट उद्योग का कंसंट्रेशन है जो पहले होता था, यानी ब्रिटिश पीरियड से लेके 60-70 के दशक में, तो ऐसे स्थान पर था कि यहाँ चूना पत्थर बहुत अधिक मिलता था। अभी चूँकि लॉजिस्टिक बहुत डेवलप हो चुका है, तो ऐसे स्थान पर भी उद्योग लगाए जाते हैं जहाँ इसका कंसंट्रेशन लाइमस्टोन का नहीं होता है। तो ये जो बान पहाड़ और हिरही पहाड़ है, तो ये गढ़वा के क्षेत्र से इसका संबंध है, गढ़वा जिला में है। और आप देखिएगा कि जो भवनाथपुर का सीमेंट फैक्ट्री है वो काफ़ी चर्चित है इसके लिए। बगल में जो जपला सीमेंट फैक्ट्री, जो कि ब्रिटिश कालीन 1921 का जो है वो फैक्ट्री था। और आप हम पश्चिमी सिंहभूम में जो झीक पानी है, जहाँ रजरंका माइंस हो, टोंटो माइंस हो, वहाँ लाइमस्टोन मिलता है। वहाँ 1936 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी बनाई गई। तो ब्रिटिश काल में जो है सीमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया गया। आप देखिएगा कि आज़ादी से पहले तो सीमेंट को यूज करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। यदि आप अगर ढलाई घर बनवाएं तो आपको उसके लिए बहुत कठिन जो है परिश्रम कर आवेदन देना पड़ता था, फिर ऊंचा मूल्य देना पड़ता था, तो वो आसान बात नहीं था। तो इसके लिए जो है बाद के दिनों में जब देश आज़ाद हुआ तो ये मुक्त रूप से मिलने लगा, यानी बहुत दिनों तक जो है पक्का मकान सपना था। आज तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना में देखते हैं, या बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से गरीब लोगों का भी जो मिट्टी का घर है वो पक्के घर के रूप में सामने आ रहा है। तो ऐसे हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार के जो तथ्य हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़े से ये पिकुलियर टाइप के तथ्य हैं और जो बहुत चर्चा में नहीं होता है। इस प्रकार का जो खनिज क्षेत्र है, क्योंकि अधिकतर हम लौह, फिर कोयला, इन सब क्षेत्रों को पढ़ते हैं, तो ऐसे जो चूना पत्थर के जो छिटपुट क्षेत्र हैं या सोना के छिटपुट क्षेत्र हैं, काइनेट के, पायरेट के, इनको थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा चूना पत्थर सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गलत मिलान है? तो पहला प्रोटेरोजोइक, यानी 250 करोड़ से 60 करोड़ वर्ष पूर्व, जिसका मिलान है दलमा का लावा निक्षेपण। दूसरा 40 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व डेवोनियन, जिसका मिलान है दामोदर भ्रंश। तीसरा 18 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेसिकल, जिसका मिलान है राजमहल पहाड़ी निर्माण।
और चौथा 10 लाख से 11,000 वर्ष पूर्व, यानी प्लेस्टोसीन, जिसका मिलान है होंड्रोजोना का निर्माण। तो इसमें हमें जानना है कि कौन सा गलत है। तो ये चौथा ऑप्शन गलत है। अब देखिएगा कि ये आपको झारखंड के जियोलॉजिकल पीरियड से पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि ये झारखंड के जो स्थल है वो इसका उत्थान कब कब हुआ और कब कब बने। तो ज्योग्राफी के अनुसार जो है आपको इसको जानना ज़रूरी है कि इसका उत्थान किस प्रकार होता है, यानी इतिहास से पहले की बातें होती हैं कि किस प्रकार जो है इन क्षेत्रों का निर्माण होता है। चूँकि प्रोटेरोजोइक जो काल था, जो 250 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व का, उस समय जो है जो पूर्वी सिंहभूम का जो दलमा क्षेत्र है, जो जमशेदपुर में, आप देखिएगा कि जब रांची से जमशेदपुर जाइएगा तो चांडिल के बाद आपको दलमा श्रेणी मिलेगा। तो चूँकि बहुत ही तरल अवस्था में था, अगर आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पढ़ें तो फिर लावा निक्षेपण हुआ और ये दलमा श्रेणी को जो है काफ़ी पुराना माना जाता है इस संदर्भ में। उसके बाद आपको, चूँकि ये जो काल है वो काल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी 250 से 60 करोड़ साल पहले। दूसरा था कि 40 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व जो डेवोनियन काल है, उसमें दामोदर भ्रंश हमें देखने को मिलता है। तो इस रूप में भी आपको जानना है कि जो हजारीबाग का पठार और रांची का जो पठार है, उसके बीच का जो स्थल है वो आपको मिलेगा कि वो दामोदर भ्रंश के रूप में जाना जाता है, जहाँ की कोयला का काफ़ी निक्षेप है। तो ये डेवोनियन काल के समय है। तो इसको आपको, क्योंकि आप किसी भी रूप में इसको प्रश्न को पूछा जा सकता है, जैसे प्रीक्रेमियन काल के रूप में हो सकता है, या पैलियोजेइक काल में, उसके बाद मेसोजेइक काल में, फिर सिनोजेइक काल में, जो जितने भी काल विभाजन होते हैं वहाँ इस रूप में वो पूछे जा सकते हैं। फिर जो 18 करोड़ वर्ष पूर्व जो जुरासिक काल है, तो वहाँ राजमहल पहाड़ी का निर्माण, काफ़ी सारे फॉसिल्स भी प्राप्त हुए, वो भी सही है। क्योंकि राजमहल गारो गैप हम पढ़ते हैं कि जो मेघालय, जो अभी बंगाल की खाड़ी का जो भ्रंशन है वो स्थल हुआ करता था, वो भ्रंश से वहाँ बंगाल की खाड़ी बन गई। एक समय में वो क्षेत्र मिला हुआ था, चूँकि इसके प्रमाण फॉसिल्स के रूप में सामने आते हैं जो हमारे, इसलिए जो है राजमहल का जो क्षेत्र है वो फॉसिल पार्क के लिए भी चर्चित है। आप अगर वहाँ जाएंगे घूमने तो आपको बहुत से ऐसे प्रमाण मिलेंगे पत्थर में, लकड़ी में, जो कि काफ़ी दिनों तक जो है यहाँ दब चुके थे। तो जो राजमहल लावा निस्सरण है, जिसमें राजमहल की पहाड़ी का निर्माण हुआ है। और ठीक इसके बाद जो है आप देखिएगा कि जो लोहरदगा क्षेत्र में जो लावा प्रवाह है वो भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक इसी के समय, इसी काल के ठीक बाद। फिर जो 10 लाख से 11,000 का जो मिलान दिया गया, तो वो होंड्रोजोना जो पूछा गया है तो वो गलत है। क्योंकि 10 लाख से जो 11,000 का जो समय था, उस समय जो है झारखंड में होमोसेपियंस, यानी आधुनिक मानव का युग कहा जाता है, जो कि प्लेस्टोसीन काल हम जिसे कहते हैं, उस समय हमें ये देखने को मिलता है। और होंड्रो और जोना का जो निर्माण है, जो कि जलप्रपात हैं, ये 2.5 करोड़ से 60 लाख वर्ष पूर्व, यानी मायोसिन से प्लायोसिन के बीच जो जियोलॉजिकल टाइम है, उसके अनुसार जब रांची हजारीबाग पठार का प्रथम उत्थान हुआ, तो उस समय जो है यहाँ ये प्रपात का निर्माण हुआ। क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो मानव है, या रामापिथिकस जो बंदर से थोड़ा परिष्कृत है, तो वहाँ जो है ये 2.5 करोड़ साल पर वर्ष पूर्व मिलता है। लेकिन जो आधुनिक मानव जो हम कहते हैं वो 10 लाख से 11,000 जो होमोसेपियंस, तो इस फ़र्क को आपको समझना है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपको प्रश्न जो है बहुत रूप में पूछा जा सकता है, और यही नहीं, आप इसको सिर्फ इसके पूरे भाग को आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिएगा कि जो डॉक्टर राम कुमार तिवारी की जो पुस्तक है भूगोल से संबंधित जो टेक्स्ट बुक है, या विक्रम विमल केसरी की किताब है, तो इन सब किताबों में जो है इसका अच्छी तरह विवरण दिया गया है। आप देखिएगा कि इसको जो है सिंधु घाटी से पहले, क्योंकि हम तो सिंधु घाटी या बहुत हो तो पूरा पाषाण तक हम जानते हैं चीज़ों को, लेकिन
इसके भीतर भी अगर आपको घुस के पूछेगा तो आपको वहाँ परेशानी हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि प्रश्न जो है वो किसी भी रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो जियोलॉजिकल टाइम है उसको थोड़ा सा समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब माध्यम से मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप पॉकेट को ज़रूर समझें। मैं हर लेक्चर में पॉकेट के बारे में बताता हूँ। आप अपने चीज़ों को डेवलप करना खुद सीखें, क्योंकि अभी फिर लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, आप क्लास नहीं जा सकते हैं, अपने फ़ोन के माध्यम से बहुत लंबे समय तक गुरु से वार्ता भी नहीं कर पा सकते हैं। तो अपने से चीज़ों को डेवलप करना है, तो उसका सबसे बेहतर उपाय है कि आप अच्छी मानक पुस्तकों को पढ़ें। मैं बराबर कहता हूँ कि गाइड बुक का अध्ययन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप पहले इन सब पुस्तकों को पढ़ लें, फिर गाइड बुक को पढ़ें। तब वहाँ जो बहुत सारे एरर होते हैं उसको आप छांट सकते हैं। तो यहाँ इस रूप में आपको समझना है। आपको ये अगर बड़े रूप में हो तो प्री कैम्ब्रियन एरा हो, पैलियोजोइक एरा हो, मेसोजोइक, सिनोजोइक, जैसा मैंने बताया आपको। हिंदी नाम बहुत कठिन होता है इसका, तो उसके काल विभाजन को आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए, ये आवश्यक है आपको इस प्रकार के स्टडी को करना, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए इस प्रकार आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। पहला खरवार जिसका मिलान है कत्था, दूसरा करमाली जिसका मिलान है अस्त्र शस्त्र, तीसरा चिक बड़ाई जिसका मिलान है बुनकर, और चौथा बेदिया जिसका मिलान है बांस। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा बेदिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको या तो वाक्यों में पूछे जा सकते हैं, या एसेटन रीजनिंग में हो सकते हैं, या मिलान में हो सकते हैं, या ABC ऐसे संयुक्त रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न का जो अप्रोच है वो ये पूछा जा रहा है कि जो जनजाति है झारखंड में, उसका जो मुख्य पेशा है जो पहले से वो करते आए हैं, क्योंकि अभी तो आप देखिएगा कि शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ चुका है, तो नौकरी करते हैं, बहुत से अपने परंपरागत उद्योग को भूल चुके हैं, करते भी नहीं है, लेकिन उनको एक विशेष जो है उद्योग से, विशेष व्यवसाय से, एक विशेष धंधे के रूप में जाना जाता है। जैसे खरवार है तो उसका जो संबंध है वो खैरा अर्थात खत्ता, जो पान में हम खाते हैं, कत्था के उत्पादन से है, उसके काम को बहुत सालों से करते आए हैं। तो एक प्रकार से यहाँ परंपरागत जो है व्यावसायिक आरक्षण का हमें दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो करमाली है जिसका हम देखते हैं कि अस्त्र शस्त्र से उसका जो है जुड़ाव बहुत सालों तक रहा, ये भी सही है। तीसरा चिक बड़ाइक है जो कि काफ़ी प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुका है। इस पर इनका जो मुख्य काम है बुनकर, जिस प्रकार जो लाहा वर्ग जो है मुस्लिम समुदाय में होता है, मोमिन वर्ग। तो होता क्या था कि पहले ऐसे रेडीमेड वस्त्र नहीं होते थे, कपड़ों को जो है खुद सूत के माध्यम से उसे बनाना पड़ता था, और वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती थी, और उसके जो है आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक समुदाय बना, उसके बाद जाति बनी, फिर जनजाति बना। वे व्यापक पैमाने पर ये प्रैक्टिसेस हुए। आज भी आप जाइएगा गांव में तो ये देखने को आपको मिलेगा कि बहुत लंबे समय से ये इस प्रकार के काम को करते आ रहे हैं, और जो इसकी विद्या है या इसकी कला है या इसके विज्ञान आपको कहें तो ये एक दूसरे को हस्तांतरित करते आ रहे हैं। फिर जो बेदिया है तो उसका संबंध बांस से नहीं है, क्योंकि बांस की टोकरी हो, इससे जुड़े उत्पाद हो। तो वो महली जो है जनजाति, वो जो सरायकेला में आपको देखने को मिलेगा, रांची में, तो इस क्षेत्र में ये काम को करते आ रहे हैं, शुरू से करते भी हैं। तो यहाँ सीधा आपको जो है क्लिक करना चाहिए कि जनजाति पूछा गया है, उसके फिर व्यवसाय को पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का आधुनिक नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था। तो ये पहला राखरदास हल्दर, दूसरा रेनेल, तीसरा दाऊद खान, चौथा हॉफमैन। तो ये इसका जो सही उत्तर है दूसरा रेनेल, क्योंकि जेम्स रेनेल जो है उसे फादर ऑफ इंडियन सर्वे भी कहा जाता है। ये इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में
चुना गया था और ये हिस्टोरियन भी थे और भौगोलिकवेत्ता भी थे। इनका जो नाम है सिर्फ भारत में ही नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्थानों की इन्होंने खोज की। तो ज्योग्राफी में जो रेनेलिज्म है एक प्रकार से इनका एक वाद ही बन गया इस प्रकार से। तो 1767 में, यानी बहुत कम उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन किया। और भारत में जो बंगाल में विशेषकर पूरे भारत का अगर पहला सर्वे है तो रेनेल के द्वारा, जेम्स रेनेल के द्वारा ही किया गया। और इस समय आप देखिएगा कि जो नागवंशीय शासक थे झारखंड में, दर्प नारायण शाह, उन्होंने सबसे पहले जो है वंशावली जो है इस समय कंपनी को प्रस्तुत की। और उसके बाद जो है दर्प नारायण शाह ने यहाँ की वंशावली दी और छोटा नागपुर जो है वो शब्द प्रयोग में लाने को दिया। उससे पहले आप देखिएगा कि जितने भी रेगुलेशन है वहाँ बंगाल रेगुलेशन या कोई भी दूसरा नाम से उसे संबोधित किया जाता था, लेकिन जो छोटा नागपुर है ये उसके बाद से 1770-75 के बाद से आपको बहुत प्रयोग में देखने को मिला। ऑफिशियली इसका अनाउंस हुआ। अब ठीक अगर आप थोड़ा सा सरायकेला का इतिहास अगर पढ़े हो तो जो 1772 में सरायकेला के जो राजा थे अभिराम सिंह, तो झारखंड में बहुत से जितने भी अधिकतर सर्वे जो सड़क से संबंधित सर्वे हैं और मार्ग से संबंधित सर्वे हैं, एक्चुअली अंग्रेज़ों ने जो है इन्हें, जो मिंटो फर्स्ट का उस समय चूंकि शासन था, गवर्नर जनरल थे, और मिंटो फर्स्ट आप जस्ट देखिएगा कि जब बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ 1908 में तो वहाँ मिंटो सेकंड थे, जो हम मॉर्ले मिंटो 1909 एक्ट पढ़ते हैं तो वो द्वितीय है, लेकिन जो मिंटो फर्स्ट है वो 1770 के समय था। तो अभिराम सिंह को बहुत सी ठेकेदारी इन्होंने दे दी और इन्होंने रेनेल के साथ मिल के, आप मुख्यतः आप देखिएगा कि जो सड़क मार्ग है चाईबासा से आपको देखिएगा पटना हजारीबाग वाला रूट है, तो पहले ये रूट जो अभी आप देखते हैं चौका होके कांड्रा होके वो था नहीं, पहले चाईबासा से बंदगांव होके ही रूट था। तो इस प्रकार के सड़क को उन्होंने बनाया, फिर चाईबासा से हाथा सड़क बनाई, फिर चतरा का रोड हो, गढ़वा का रोड हो, तो बहुत सारे जो उड़ीसा का रोड हो इन्होंने अभिराम सिंह के माध्यम से बनाया गया। तो जो जेम्स रेनेल से इनकी अच्छी दोस्ती भी थी और जेम्स रेनेल ने जो है आधुनिक नक्शा जो है तत्कालीन जो है बंगाल का, यानी बिहार बंगाल उड़ीसा का तत्कालीन जो है आधुनिक नक्शा बनाया। तो उससे पहले भी नक्शे बनाए गए। आप देखिएगा कि मुग़ल काल में जो औरंगजेब का सेनापति था दाऊद खां, वो भी भौगोलिकवेत्ता था, लेकिन वो नक्शा थोड़ा सा दूसरे टाइप का था। तो उस समय जो नक्शा बनाने का काम था वो 3D के रूप में, यानी वो आप दिल्ली के जो म्यूज़ियम है वहाँ आप देखिएगा, पाइएगा कि रेनेल का जो नक्शा है जिसमें सोने से जो है ऊपर में उसका शीर्षक लिखा हुआ है और उसको 3D रूप में उस समय बनाया गया था। और इसके लिए नक्शा बनाना कोई आसान बात नहीं था, आपको जंगल जाना पड़ता था, जानवरों से सामना करना पड़ता था, फिर उसके बाद काफ़ी सारी खतरनाक आदिम जनजाति थी उनसे सामना करना पड़ता था। तो ऐसा कोई आसान काम नहीं था कि आज के समय में हम गूगल मैप जैसे हम सर्च करते हैं GPS के माध्यम से, वो घोड़ा से जाना पड़ता था। तो ये बहुत ही साहसिक काम था। आप दिल्ली के म्यूज़ियम में आप जाइएगा तो इसे ज़रूर देखिए, काफ़ी देखने लायक ये नक्शा है। तो ये जो जेम्स रेनेल है इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। तो भूगोल में आप देखिएगा कि जो प्रश्न है वो अभी JPSC में थोड़े से परिवर्तित रूप में नज़र आ रहे हैं। JSSC के एग्ज़ाम में भी जो है, दरोगा के एग्ज़ाम में भी जो है थोड़े से एडवांस लेवल में पूछा गया है, चूँकि अब बहुत बड़ी मात्रा में आवेदन आते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि किसी प्रकार क्वेश्चन को या तो बहुत टफ कर दें या तो बहुत ईजी कर दें। कभी कभी इतने सारे प्रश्न हो जाते हैं कि थोड़े से और भीतर घुस के पूछने का अप्रोच रहता है, इसलिए हमें थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। चूँकि जो कमीशन का एग्ज़ाम है वहाँ जो पैटर्न है कि मेंस का भी आपको करना है, इंटरव्यू का भी करना है, तो सभी चीज़ों को थोड़ा सा समझ बनाना ज़रूरी है। तो काट छाट की स्टडी तो ठीक है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि कंसेप्चुअल स्टडी करें, थोड़ा सा चीज़ों को विस्तृत तरीके से समझें।